Hello everyone, myself महिमा त्रिवेदी and very welcome back to this online platform शिवालिक स्टडी अड्डा। आई होप आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही है और अभी हम चैनल पर PYQ PGT के PYQ सॉल्व कर रहे हैं और आप चैनल पर जाकर शॉर्ट्स में MPSET 2018 के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है। विकल्प 1 सागरीय लहरों का स्वभाव, विकल्प 2 है चट्टानों की संरचना, विकल्प 3 तापमान की अधिकता, विकल्प 4 पुलिन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 तापमान की अधिकता। सागरीय लहरों के कटाव को जो प्रभावित करते हैं उनमें होता है सागरीय तरंगों की लंबाई, सागरीय तरंगों की लंबाई, सागरीय लहरों का स्वभाव, उनका सागरीय तरंगों का वेग, उनकी लंबाई, चट्टानों की संरचना, बनावट और तटीय भाग में चट्टानों की किस प्रकार से बनावट है वह, ये जो है, और पुलिन बीचेस जो होते हैं ये सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित करते हैं, जबकि तापमान जो है वह किसी भी प्रकार से सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना किस विद्वान ने की है। विकल्प 1 है रेडजेल, विकल्प 2 रिटर, विकल्प 3 है हाउसफर और विकल्प 4 है जेफरसन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 रेडजेल। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रेडजेल महोदय जो है इनकी प्रमुख कृति है एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मानव भूगोल शाखा है। विकल्प 1 प्रादेशिक भूगोल की, विकल्प 2 है क्रमबद्ध भूगोल की, विकल्प 3 विश्व भूगोल की और विकल्प 4 है आर्थिक भूगोल की। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 क्रमबद्ध भूगोल की। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को, मानव तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा मानव द्वारा निर्मित जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, सांस्कृतिक भूदृश्य तथा तथ्यों का अध्ययन शामिल किया जाता है। तो मानव भूगोल जो है क्रमबद्ध भूगोल की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है या समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। विकल्प 1 है निश्चयवाद, विकल्प 2 नियतिवाद, विकल्प 3 प्रत्यक्षवाद और विकल्प 4 है मानवतावाद। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 2 नियतिवाद। नियतिवाद जो विचारधारा है जिसके अंतर्गत यह समझा जाता है कि मानव को एक निष्क्रिय कारक के रूप में समझा जाता है, पर्यावरण पर या प्रकृति पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। यह माना जाता है कि मानव एक निष्क्रिय अभिकर्ता है और भौतिक तत्व उस पर भौतिक तत्व क्रियाशील है, मानव के ऊपर भौतिक तत्व क्रियाशील है जिसकर मानव के व्यवहार तथा उसके निर्णय लेने की क्षमता जो है ये प्रकृति पर निर्भर करती है। यह जो विचारधारा है ये नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं। विकल्प 1 है थर्मोक्लाइन धाराएं, विकल्प 2 इलेक्ट्रोक्लाइन धाराएं, विकल्प 3 कायल्स धाराएं और विकल्प 4 है पस्टोक्लाइन धाराएं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 थर्मोक्लाइन धाराएं। महासागर में आपको बताया था परतें होती है, जैसे वायुमंडलीय परतें होती है उसी प्रकार महासागर के गहराई पर भी परतें पाई जाती है। पहली परत, दूसरी परत जो होती है इसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं।
थर्मोक्लाइन परत जो होती है इसमें ही जो घनत्व में अंतर आता है, सागरीय जल में, महासागरीय जल में घनत्व जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं घनत्व में अंतर के कारण ही जो धाराएं चलती हैं, घनत्व में अंतर के कारण जो धाराएं चलती हैं उन्हें थर्मोक्लाइन धारा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक है? विकल्प 1 1.10, विकल्प 2 है 2.12, विकल्प 3 है 2.17 और विकल्प 4 है 2.20। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 3 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा की जो ज्वारोत्पादक शक्ति है, ज्वारोत्पादक शक्ति जो है वह 2.17 गुना सूर्य से अधिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निर्जन है? विकल्प 1 22, विकल्प 2 33, विकल्प 3 है 44 और विकल्प 4 है 55। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 33। विश्व का यदि देखते हैं तो एक तिहाई भाग या आप कह सकते हैं 33% भाग जो है ये निर्जन है। यहाँ पर मानव अधिवास के अनुकूल नहीं है। क्यों? यहाँ पर या फिर शीत ऋतु है या शीत क्षेत्र है जो अधिकांशतः हिम से आच्छादित है, या फिर मरुस्थलीय भाग है, शुष्कता है। शीत और शुष्कता के कारण एक तिहाई भाग या 33% भाग जो है वो निर्जन है। सही आंसर है विकल्प 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है? विकल्प 1 है बालू जैसा, विकल्प 2 ग्लास जैसा, विकल्प 3 प्रकाश जैसा और विकल्प 4 है नीला। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 प्रकाश जैसा। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जंतु हैं जैसे ऊंट और शेर, उनका जो रंग होता है वो प्रकाश जैसा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं? विकल्प 1 तराई, विकल्प 2 पहाड़, विकल्प 3 मैदान, विकल्प 4 पठार। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 तराई। उष्णकटिबंधीय वनों को जिनका विस्तार जो होता है विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इनका विस्तार होता है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन या विषुवत रेखीय वन जिन्हें कहते हैं पाए जाते हैं, और भारत में इन क्षेत्रों को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को तराई क्षेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? विकल्प 1 है पापागेयो, विकल्प 2 ट्विस्टर, पापागेयो है पापागेयो, दूसरा है ट्विस्टर, तीसरा है ब्लिज़ार्ड और चौथा है सांता आना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सांता आना। सांता आना जो है ये कैलिफोर्निया के दक्षिण तटीय भाग को प्रभावित करने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसे डेविल विंड के नाम से भी जाना जाता है। डेविल विंड के नाम से भी जानते हैं। और ब्लिज़ार्ड जो है ये आपकी ध्रुवीय पवन है। और पापागेयो जो है ये मैक्सिको में पाई जाने वाली पवन है, स्थानीय पवन मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान का सामान्य ह्रास दर कितना होता है? विकल्प 1 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड और विकल्प 2 है 0.80 डिग्री सेंटीग्रेड, विकल्प 3 है 0.90 डिग्री सेंटीग्रेड और विकल्प 4 है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। ये होता है प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका दर।
तापमान गिरने की जो दर होती है वो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो 100 मीटर की ऊंचाई पर आप निकालेंगे तो 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो कम होता है, तापमान में गिरावट आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? विकल्प 1 विषुवतीय निम्न दाब, विकल्प 2 है उपध्रुवीय निम्न दाब, विकल्प 3 है उपोष्ण उच्च दाब और विकल्प 4 है ध्रुवीय उच्च दाब। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र जो है यह डोलड्रम, इस क्षेत्र में इस पट्टी में डोलड्रम, इसे डोलड्रम पेटी भी कहा जाता है, विषुवतीय निम्न दाब। इसका कारण क्या है? देखिए जो विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र होता है यह दोनों गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। इसका विस्तार है। यहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं जो है वो शांत होती है, वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण इसे डोलड्रम पेटी या फिर शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज पवनें जो नहीं चलती है, क्षैतिज पवनें न चलने के कारण भी वायुमंडलीय दशाएं यहाँ पर शांत होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? विकल्प 1 20 से 40, विकल्प 2 है 30 से 50, विकल्प 3 40 से 50 और विकल्प 4 है 35 से 60। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4। पछुआ पवनें जो है ये 35 से 60 दोनों गोलार्ध में 35 से 60 या फिर 65 डिग्री अक्षांश तक इनका विस्तार पाया जाता है। ये जो पवनें हैं ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के मध्य ये पवनें पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इन्हें पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है और इनका विस्तार दोनों गोलार्ध में 35 से 60 या 65 डिग्री अक्षांश तक इनका विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है। विकल्प 1 है उष्मित, विकल्प 2 वाताग, विकल्प 3 चक्रवात, विकल्प 4 है जेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प 2 वाताग। जब विपरीत स्वभाव वाली जो पवनें होती हैं, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में एक पृष्ठ या एक पट्टी का निर्माण होता है जिसे वाताग्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो वाताग्र शब्द है, वाताग्र जनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्गरान ने किया था, वर्गरान महोदय ने किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है। विकल्प 1 है ओस, विकल्प 2 वाष्पोत्सर्जन, विकल्प 3 है पाला और विकल्प 4 है कोहरा। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 2 वाष्पोत्सर्जन। देखिए वायुमंडल के संगठन में जल वाष्प का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे संगठन में गैसें महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार से जल वाष्प का भी स्थान होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो होती है वो 0.001 से लेकर 0.001% से लेकर 5%, अधिकतम जो होती है 5% तक इसकी मात्रा जलवाष्प की मात्रा होती है। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो किस प्रकार से प्राप्त होती है? वर्षा के द्वारा, सागरीय जल
झीलें, नदियाँ, तालाब वनस्पतियों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वनस्पतियों आदि के वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्राप्त होता है वायुमंडल में जल वाष्प। तो यहाँ पर सही आंसर है ये वाष्पोत्सर्जन, विकल्प 2 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में कौन सी भूकंपी तरंग पाई जाती है, पहुंच पाती है? विकल्प 1 है पी तरंगे, विकल्प 2 एस तरंगे, विकल्प 3 पृष्ठीय तरंगे, विकल्प 4 है अंतिम तरंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 पी वेव्स या पी तरंगे। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है? फोकस जो होता है, फोकस पर पी तरंगे ही फोकस तक पहुंच पाती हैं, केंद्र तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विकल्प 1 लक्षद्वीप में, विकल्प 2 अंडमान निकोबार में, विकल्प 3 दमन दीव में, विकल्प 4 है पोरबंदर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जो है वो है नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है और यह एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप में ही मध्य अंडमान में बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी जो है, बैरन ज्वालामुखी यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? विकल्प 1 है अटलांटिक महासागर, विकल्प 2 है प्रशांत महासागर, विकल्प 3 है हिंद महासागर, विकल्प 4 है अरब सागर। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह विकल्प 2 प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये अमेरिकन प्लेट के गतिशील होने के कारण, अमेरिकन प्लेट के गतिशील होने के कारण प्रशांत महासागर जो है वो प्रतिवर्ष छोटा हो रहा है या संकुचित हो रहा है, जिसे कह सकते हैं हम संकुचित हो रहा है, जबकि अटलांटिक महासागर जो है ये इसका विस्तार हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? विकल्प 1 8, विकल्प 2 7, विकल्प 3 6, विकल्प 4 5। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 7। स्थल मंडल में मुख्य प्लेटें जो हैं उनकी संख्या है 7 प्रमुख प्लेटें हैं, जिनमें आप नोट कर सकते हैं अंटार्कटिका प्लेट है, दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, चौथा है प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठा है अफ्रीकी प्लेट, सातवां है यूरेशियाई प्लेट। तो इन 7 प्लेट जो है मुख्य प्लेट के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होती? विकल्प 1 है जेट धारा की बदलती हुई स्थिति, विकल्प 2 है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का फैलना एवं सिकुड़ना, विकल्प 3 है अल नीनो का व्यवहार और विकल्प 4 है स्थल जल का तापीय अंतर। तो इस प्रश्न का जो है आंसर यहाँ पर प्रश्न जो विकल्प दिए हुए हैं ये चारों सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये चारों कारक इसके अंतर्गत शामिल है। देखिए जेट धारा की बदलती हुई स्थिति भी मानसून को प्रभावित करती है। अंतः उष्ण आईटीसी जेट जो है इसका फैलना और सिकुड़ना, इसका जो विस्तार है यह भी दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करता है। अल नीनो का व्यवहार, अल नीनो और दक्षिणी दोलन भी दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करता है। स्थल जल का तापीय अंतर यह भी दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करता है। साथ ही साथ
एक दो कारण और है, जैसे हिमालय तथा तिब्बत पठार का अवरोधन, हिमालय तथा तिब्बत पठार का अवरोधन, यह भी दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। और इसके साथ परिध्रुवीय भंवर, परिध्रुवीय भंवर, तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये गलत है, इनके विकल्प गलत दिए हुए हैं। ये चारों जो है दिया है विकल्प, ये चारों ही दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? विकल्प 1 रेडॉन, विकल्प 2 है नाइट्रोजन, विकल्प 3 हीलियम, विकल्प 4 है ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 रेडॉन। रेडॉन का भूकंप के आने से पूर्व रेडॉन गैस का जो निकास होता है वो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कौन एक सुमेलित नहीं है? विकल्प एक तरफ दिया हुआ है स्थलाकृतियाँ समझ लेते हैं इन्हें हम, और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं। विकल्प 1 है ट्रैप मेघालय, विकल्प 2 है करेवा कश्मीर घाटी, विकल्प 3 उत्खात भूमि चंबल घाटी, और विकल्प 4 है पाट भूमि रांची पठार। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प 1 सही है। जो ट्रैप है, दक्कन ट्रैप जो है ये मेघालय में नहीं है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो कब हुआ था? क्रिटेशियस कल्प में, क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका विस्तार जो है सर्वाधिक अधिकांश मात्रा में ये महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। दक्कन ट्रैप का मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, और कुछ भाग वो झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में भी शामिल है, कुछ भाग इसका। तो दक्कन ट्रैप जो है मेघालय नहीं है। बाकी जो करेवा है वो कश्मीर घाटी सही है। करेवा जो है आपकी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर खेती के लिए। उत्खात भूमि बैडलैंड भूमि जिन्हें कहते हैं वो चंबल घाटी सही है। पाट भूमि रांची का पठार यह भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक है? विकल्प 1 है दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में, विकल्प 2 लौटती हुई मानसून ऋतु, विकल्प 3 है शीत ऋतु, विकल्प 4 है ग्रीष्म ऋतु। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प 2 लौटते हुए मानसून रिट्रीटिंग के टाइम पे अक्टूबर और नवंबर मंथ में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की बारंबारता जो होती है वो सर्वाधिक होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? विकल्प 1 है निरंतर वर्षा, विकल्प 2 निम्न समतल भूमि, विकल्प 3 पर्याप्त श्रम उपलब्धि, और विकल्प 4 है नवीन जलोढ़ मृदा। इस प्रश्न का विकल्प 1 जो है वो सही है आंसर, निरंतर वर्षा। अन्य जो है यहाँ पर पूछ रहा है उत्तरदायी कारक नहीं है सॉरी। देखिए गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वो निम्न समतल भूमि का क्षेत्र है, वहाँ पर पर्याप्त श्रम उपलब्धता है क्योंकि वहाँ जनाधिक्य का क्षेत्र है, और नवीन जलोढ़ मृदा भी है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर निरंतर वर्षा का क्षेत्र नहीं है, वर्षा यहाँ पर निरंतर नहीं होती है, वर्षा रुक रुक के होती है, और मुख्यतः मानसून के टाइम पे वर्षा सर्वाधिक होती है गंगा घाटी क्षेत्र में। तो इसका जो कारक उत्तरदायी नहीं है तो वो होगा निरंतर वर्षा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ करन क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र दिया है। विकल्प 1 है बाबाबूदन लॉयस, विकल्प 2 है सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, विकल्प 3 है जावर मैग्नीज, और विकल्प 4 है खेतरी तांबा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 जावर। देखिए बाबाबूदन क्षेत्र जो है वो लॉयस क्षेत्र है कर्नाटक का, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश का कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, जावर जो है ये राजस्थान में है, जावर की खानें जो है ये जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता और सीसा के लिए, और राजस्थान में है ना कि मैग्नीज से। और खेतड़ी जो है ये भी राजस्थान में है, और तांबे के लिए प्रसिद्ध खान है राजस्थान में। आगे देखते हैं हम। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
क्वेश्चन नंबर 91, पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। विकल्प 1 नीदरलैंड में, विकल्प 2 है गंगा के मैदानी भाग में, विकल्प 3 श्रीलंका में, विकल्प 4 है अंटार्कटिका में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 नीदरलैंड में। पोल्डर मैदान जो है ये लोलैंड मैदान होते हैं, निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं जो मिट्टी के बांध द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं और मिट्टी के बांधों द्वारा इन्हें संरक्षण किया जाता है, इनका संरक्षित होते हैं। ये मुख्य रूप से नीदरलैंड में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया? विकल्प 1 यूनेस्को, विकल्प 2 है UNEP, विकल्प 3 है IUCNR और विकल्प 4 है WWF। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 यूनेस्को। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम जो था, जिसे मैप शॉर्ट में मैप के नाम से जानते हैं, इसका यूनेस्को द्वारा 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम स्थापित 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। इसका जो लक्ष्य है वह है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका जो लक्ष्य है वह है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तौर पर पोषणीय आर्थिक एवं मानव विकास को प्रोत्साहित करना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसको रिपीट कर रहे हैं फिर से। इसका जो लक्ष्य होता है वो आदर्श भूदृश्य एवं उसकी प्रभुत जैविक विविधता और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तौर पर पोषणीय आर्थिक एवं मानव विकास को प्रोत्साहित करना है इसका प्रमुख लक्ष्य। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्रमबद्ध रूप से विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? विकल्प 1 एल्डिस्टैम, विकल्प 2 डी विटलसी, विकल्प 3 है ओ जॉनसन, विकल्प 4 है ओई बेकर। इस प्रश्न का सही आंसर है डी विटलसी महोदय ने सर्वप्रथम 1936 में मुख्य प्रमुख आधारों के बेस पर प्रमुख आधार पर विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का विकल्प जो है, विकल्प 1 डब्ल्यू क्रिस्टॉलर, विकल्प 2 है ए वेबर को, विकल्प 3 है ए लॉस को और विकल्प 4 है EM हुवर को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है विकल्प 2 ए वेबर को। देखिए ए वेबर ने उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने किया था और इनका मानना था कि उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो 3 महत्वपूर्ण कारक इन्होंने बताए थे, 3 कारक थे। वो 3 कारक कौन से थे? पहला था परिवहन खर्च, दूसरा था श्रम लागत और तीसरा था एकत्रीकरण। ये 3 प्रमुख कारक थे। इन्होंने उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक बताए थे और वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज का प्रयोग किया था, इसीलिए इनके मॉडल को अवस्थापना त्रिकोण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है ए वेबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है व्याख्या, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? विकल्प 1 उर्वरता बढ़ाना, विकल्प 2 मृदा अपरदन रोकना, विकल्प 3 है फसलों में हेरफेर करना, विकल्प 4 है इसमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प 4, इनमें से सभी। मृदा संरक्षण के लिए उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन को रोकना,
फसलों में हेरफेर करना, जिससे मृदा के अपरदन को हम रोक सकते हैं और मृदा के संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए इसमें जो सही आंसर है विकल्प 4 इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर निम्न वायुमंडलीय दशाएं घटित होती हैं। विकल्प 1 है यहाँ पर पहला जो है वो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा, दूसरा है काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना, तीसरा है शांत एवं खुला आकाश। इन दशाओं के घटने का सही अनुक्रम पूछ रहा है यहाँ पर। विकल्प 1 है 2, विकल्प 1 है 2 1 3, विकल्प 2 है 3 2 1, विकल्प 3 है 1 2 1 1 2 3 होगा यहाँ पर, और विकल्प 4 है 2 3 1। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 2 1 और फिर 3। दूसरा क्या है, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आगमन होता है तब काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रवात के आगमन में वायुदाब क्या होता है, गिरता है, वायुदाब का गिरना। फिर उसके बाद क्या होता है, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा का होना, और तीसरा जो है वर्षा के बाद शांत एवं खुला आकाश, शांत एवं खुला आकाश। तो यह क्रम सही है, पहले दूसरा है, फिर एक, फिर तीसरा। ये घटनाएं जो हैं, ये दशाएं जो हैं इस प्रकार से घटित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। विकल्प 1 जीजी कोरियालिस विक्षेप बल, क्रो सांतपेटी का वर्गीकरण, टोवर्जन मेघ अस्थिरता सिद्धांत, और चौथा है वी वर्कनीज उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वी वर्कनीज जो थे, इन्होंने शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नहीं बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। अन्य जो है सही है, यहाँ पर वर्जरान है, वर्जरान, इन्होंने मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से ऊर्जा का अक्षय संसाधन कौन है। विकल्प 1 वन्य जीवन, विकल्प 2 जीवाश्म ईंधन, विकल्प 3 खनिज, और विकल्प 4 है वायु ऊर्जा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा जो है इसे हम अपरंपरागत संसाधन भी कह सकते हैं, अपरंपरागत संसाधन या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय, और या फिर अक्षय संसाधन। इसके अंतर्गत वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा आदि सम्मिलित किया जाता है, जिनका कभी भी क्षय संभव नहीं है। ये 6 ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि वन्य जीवन, जीवाश्म ईंधन और खनिज, ये तीनों 6 ऊर्जा और या फिर परंपरागत संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी जहां पर विकल्प 1 वर्षा वाष्पीकरण से अधिक है, विकल्प 2 वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, विकल्प 3 वर्षा वाष्पीकरण के बराबर है, और विकल्प 4 है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक होता है या अधिक आता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होती है। जहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा वहाँ पर लवणता जल में, महासागरीय जल में लवणता अधिक पाई जाती है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन एक सुमेलित है? विकल्प 1 है ईसी सैम्पल ब्रिटेन, विकल्प 2 कार्ल सावर संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प 3 है EM डेविस जर्मनी और विकल्प 4 है पीटर हैगेट फ्रांस। इस प्रश्न का जो सही आंसर है कौन एक सुमेलित पूछ रहा है, इसमें से विकल्प 2 कार्ल सावर जो है ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, जबकि ईसी सैम्पल ये ब्रिटेन की नहीं है, ये भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, और डेविस जो है ये भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता। पीटर हैगेट जो फ्रांस के नहीं है, ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सुमेलित है? विकल्प 1 तुजु दर्रा मेघालय, विकल्प 2 जलैपला मणिपुर, विकल्प 3 भोरघाट गोवा और विकल्प 4 है पालघाट केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 पालघाट जो है केरल में है। ये दर्रा तुजु दर्रा जो है ये मेघालय में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। जलैपला मणिपुर में नहीं, सिक्किम में स्थित है, और भोरघाट गोवा में नहीं है, महाराष्ट्र में। ये आप सुमेलित कर लीजिए। तुजु दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जलैपला सिक्किम, भोरघाट महाराष्ट्र और पालघाट केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प 1 है वॉन्डरग्राफ्ट, विकल्प 2 है जेफ्रीज, विकल्प 3 है एडवर्ड स्ट्रेस और विकल्प 4 है बी गुटेनबर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 जेफ्रीज। जेफ्रीज महोदय ने भूकंपीय तरंगों या भूकंपीय लहरों के आधार पर प्रकृति को 4 भागों में, पृथ्वी को 4 भागों में विभक्त किया था। वहीं एडवर्ड स्ट्रेस जो है इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में या 3 परतों में बांटा था। सियाल सीमा नीचे जो था, और वॉन्डरग्राफ्ट और बी गुटेनबर्ग ने लिंक के आधार पर, एक कोई दूसरे वो थे वैज्ञानिक थे जिन्होंने, एक सेकेंड, ग्रांड महोदय गुटेनबर्ग तथा लिंक के प्रयोग के आधार पर पृथ्वी को इन दोनों ने भी 4 परतों में, पृथ्वी के 4 भागों में बांटा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। दानेदार संरचना वाले आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? विकल्प 1 ग्रेनाइट, विकल्प 2 गैब्रो और विकल्प 3 है प्यूमिक, विकल्प 4 डायोराइट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 प्यूमिक। प्यूमिक जो है दानेदार संरचना वाले आग्नेय चट्टान के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट इसके अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। फाइलाइट किस प्रकार की रूपांतरित सेल है? विकल्प 1 है स्पर्श जनित रूपांतरण, विकल्प 2 है स्वतः रूपांतरण, विकल्प 3 स्थानभ्रंश रूपांतरण, विकल्प 4 प्रादेशिक रूपांतरण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 प्रादेशिक रूपांतरण। फाइलाइट जो है प्रादेशिक रूपांतरण के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक रूपांतरण क्या होता है? जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, तो इसे हम प्रादेशिक रूपांतरण या फिर क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ताप और संपीड़न के कारण चट्टानों का रूपांतरण होता है। जैसे चूने के पत्थर का संगमरमर में, बिटुमिनस कोयले का एंथ्रासाइट में, सैल का स्लेट में और स्लेट का फाइलाइट में। इसमें ताप और संपीड़न महत्वपूर्ण होते हैं। ताप और संपीड़न के कारण ही सेलों का रूपांतरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कपास उत्पादन से है। विकल्प 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय दुग्ध उत्पादन से है। विकल्प 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि के साथ साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है। और विकल्प 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय मक्का उत्पादन से है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प 3 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय जो होता है वो कृषि के साथ साथ फल और सब्जियों के उत्पादन से होता है, क्योंकि इनका जो परिवहन होता है वो ट्रक के माध्यम से होता है। और इसमें कम दूरी के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, जैसे दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इन सब का कम दूरी में और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन ट्रक के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प 1 है अप्रयुक्त संसाधन, विकल्प 2 अप्रयोजनीय संसाधन, विकल्प 3 संभाव्य संसाधन और विकल्प 4 है गुप्त संसाधन। इस प्रश्न का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो थे जिमरमैन महोदय, इन्होंने कहा था जो संसाधन होते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। मनुष्य जब तक उस पर अपनी टेक्नोलॉजी अपनी क्रियाशीलता नहीं दिखाता है तब तक वो संसाधन निष्क्रिय होते हैं, तब तक वो संसाधन क्या होता है निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। उसके बाद संसाधन पाए जाते हैं, वो होते नहीं है, बनते नहीं है। बनाता कौन है उन्हें? मानव उन्हें संसाधन के रूप में बनाता है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखा है, क्योंकि मानव की हो सकता है अभी तो यह एक अभिशाप के रूप में है। CO2 जो है ये CFC गैस के अंतर्गत शामिल किया जाता है इसे, और एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी महत्वपूर्ण घटक है। ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है CO2। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में मानव की जो वैज्ञानिक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक महत्वपूर्ण संसाधन के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए इसे CO2 को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को संभाव्य संसाधन के अंतर्गत शामिल रखना उचित होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। नॉर्ड कोयला क्षेत्र किस देश में है? विकल्प 1 फ्रांस, विकल्प 2 ब्रिटेन, विकल्प 3 बेल्जियम, विकल्प 4 हॉलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 फ्रांस में। नॉर्ड कोयला क्षेत्र जो है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है, खनन बेसिन है, फ्रांस में स्थित है नॉर्ड कोयला क्षेत्र। और इसी के साथ साथ फ्रांस का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र और है लॉरेन क्षेत्र, यह भी प्रमुख कोयला क्षेत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है? विकल्प 1 है फ्रांस में, विकल्प 2 जर्मनी में, विकल्प 3 है ग्रेट ब्रिटेन में, विकल्प 4 है रूस में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 जर्मनी में। रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जर्मनी में निचली राइन घाटी प्रदेश भी इसे कहा जाता है, निचली राइन घाटी प्रदेश जिसे कहा जाता है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। चीन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवासित है? विकल्प 1 22, विकल्प 2 25, विकल्प 3 21, विकल्प 4 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 3 21 है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम आंकड़े देखते हैं, ये 2009 का पेपर है, इसलिए पुराना डाटा है। यहाँ पर हम देखते हैं इस समय जो है वर्तमान समय में चीन में 17.72% जो जनसंख्या है वो विश्व की 17.72% जनसंख्या चीन में निवास कर रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प 1 सर्वसुलभ, विकल्प 2 सामान्य सुलभ, विकल्प 3 विरल और विकल्प 4 एकल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 सामान्य सुलभ। मृदा जो है वो सामान्य सुलभ
के अंतर्गत आती है, जबकि सर्वसुलभ में जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, और विरल जो जहाँ जिसका मिलना बहुत कठिन है, जो कहीं आसानी से नहीं मिलता है, विरल वो है सोना, हर जगह नहीं प्राप्त होता है, हर जगह नहीं मिलता है सोना। और एकल जिसका केवल एक ही स्रोत है, एक ही जगह पर, वो है एकल में आएगा आपका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित है। विकल्प 1 संसाधनों के उच्च विकास प्रदेश के अंतर्गत, विकल्प 2 संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत, विकल्प 3 है संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं वाले प्रदेश के अंतर्गत, विकल्प 4 है इनमें से किसी प्रदेश के अंतर्गत नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 2 संसाधन के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों को और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों को किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ये पहली बात तो तकनीकी दृष्टि से पिछड़े होने के कारण, तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हैं, और साथ ही साथ सीमित खाद्य उत्पादन के कारण, जहाँ पर खाद्य उत्पादन है वह भी सीमित है। और इनके अलावा यहाँ पर जनसंख्या का अभाव है। इन्हीं कारणों से, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से पिछड़े भी है और खाद्य उत्पादन मेन तो है, यहाँ पर खाद्य उत्पादन सीमित है वहाँ पर, और वहाँ की जो जलवायु है वह भी मानव के रहने योग्य नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर जनाभाव पाया जाता है, जनाभाव पाया जाता है। और जो महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ कच्चे माल जो महत्वपूर्ण स्रोत है भी, कच्चे माल के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं भी, तो उनका भी, उनके विकास की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जलवायु और उसकी जो बनावट है, जिसे हम कह सकते हैं स्थलाकृतिक बनावट जो है वह भी अलग है, जिसके कारण वहाँ पे जो पाए जाने वाले संसाधन है उनका विकास की संभावना भी कम है। तो ये क्षेत्र जो है वो अल्प विकास के प्रदेश में आते हैं, संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। संसाधन संरक्षण से आशय है। विकल्प 1 संसाधनों का अनुप्रयोग, विकल्प 2 है संसाधनों का के उपयोग में कृपणता मतलब कंजूसी, और विकल्प 3 है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, विकल्प 4 है आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधनों को पृथक करके संचित रखना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प 3 संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधनों का अनुप्रयोग भी नहीं करना, ये भी संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है। संसाधनों का अनुप्रयोग करना, कंजूसी करना, ये भी नहीं है। और आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधन को पृथक करके संचित रखना, यह भी गलत है। जबकि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, उसका दोहन ना हो, उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, सतत उसका प्रयोग होता रहे, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो है ये संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल एवं ठोस की आवश्यकता होती है? विकल्प 1 है सीमेंट, विकल्प 2 हार्डवेयर, विकल्प 3 है रसायन, और विकल्प 4 है पेट्रो रसायन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 रसायन। देखिए रसायन उद्योग जो है इनसे संबंधित कौन कौन से होते हैं, जैसे एसिड, उर्वरक, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक उद्योग, ये सब रसायन उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जो तरल गैस, जो गैसीय, तरल और ठोस तीनों प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तीनों प्रकार के कच्चे माल का उपयोग इन उद्योगों में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है ये विकल्प 3 सही होगा, रसायन उद्योग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? विकल्प 1 ग्रेट ब्रिटेन में, विकल्प 2 कनाडा में, विकल्प 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और विकल्प 4 यहाँ पर नहीं प्रिंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प
2 संयुक्त राज्य अमेरिका में। विकल्प 2 सही है इसका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व तटीय भाग में स्थित है। पूर्व तटीय भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के पूर्व तटीय भाग में स्थित है। और ये मुख्य रूप से न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो है ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वस्त्र उद्योग तथा मत्स्य उद्योग के लिए यह विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। गोरकी कहा जाता है। विकल्प 1 रूसी मैनचेस्टर, विकल्प 2 रूसी रूर को, विकल्प 3 है रूसी पिट्सबर्ग को, विकल्प 4 है रूसी डेट्रॉइट को। तो विकल्प 4 इसका सही आंसर है, रूसी डेट्रॉइट को। ये जो गोरकी है ये रूस में स्थित है। गोरकी प्रदेश जो है ये रूस में स्थित है। जैसे उपमा दी जाती है कोई क्षेत्र जो होता है, जैसे कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। उसी प्रकार वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार जो रूस है, रूस का जो गोरकी और मास्को जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे डेट्रॉइट, रूसी डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट जो है ये यूएसए में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र है जहाँ पर मोटर गाड़ियों का निर्माण होता है डेट्रॉइट में। इसीलिए गोरकी को रूसी डेट्रॉइट की उपमा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। और जो रूस का तुला क्षेत्र है, रूस का ही तुला क्षेत्र जो है इसको ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। रूस का तुला क्षेत्र जो है ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको रूस का बर्मिंघम कहते हैं। तुला क्षेत्र को रूस का बर्मिंघम की उपमा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है? विकल्प 1 लिमोनाइट, विकल्प 2 सीडेराइट, विकल्प 3 मैग्नेटाइट, विकल्प 4 है बायोटाइट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 बायोटाइट। यहाँ पर पूछ रहा है कौन अभ्रक का प्रकार है, तो ये जो बायोटाइट है ये अभ्रक का प्रकार है। इसके अतिरिक्त बायोटाइट के अलावा मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट, लिपिडोलाइट, जो खनिज, ये इन खनिजों का अभ्रक जो इन खनिजों का समूह है। और अभ्रक का जो प्रमुख अयस्क है, मुख्य अयस्क जो होता है वो होता है पिग्माटाइट। ये अभ्रक का प्रमुख अयस्क है। और बायोटाइट, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट और लिपिडोलाइट जो है ये खनिजों का, इन खनिजों का समूह है, प्रमुख अभ्रक के प्रमुख खनिजों का समूह है। जबकि लिमोनाइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क, ये लौह अयस्क के प्रकार है, लौह अयस्क के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 2001 की जनगणना अनुसार भारत के कुल पुरुष साक्षरता व कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है? अंतराल पूछ रहा है यहाँ पर। विकल्प 1 है 24.84%, विकल्प 2 है 21.60%, विकल्प 3 है 23.98% और विकल्प 4 है 22.70%। तो इस प्रश्न का यहाँ पर हम नवीनतम आंकड़ों को देखते हैं। 2011 के अनुसार देखते हैं हम, जो देश की कुल साक्षरता है दर है वो है 74.04%। कुल साक्षरता है ये, कुल साक्षरता 74.0%, जिसमें जो मेल हैं वो है 82.14,
1.4% और फीमेल जो है वो 65.46%। तो इनका जो है अंतराल पूछ रहा है आपको, तो इसमें अंतराल जो है महिला और पुरुष साक्षरता में, महिला और पुरुष साक्षरता में, तो वो है 16.68% का अंतर अभी भी महिला और पुरुष साक्षरता में, भारत में महिला पुरुष साक्षरता में पाई जाती है, 16.68%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कूट दिया हुआ है, कथन ए और कथन कारण आर पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या है? सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। और कारण क्या है? भारत में उन सभी कारकों एवं साधनों का अभाव है जिनसे मानव जीवन की सार्थकता, उद्देश्य और जीवंतता की संपूर्ति होती है। कूट है, विकल्प 1 है ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प 2 है ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 3 है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और विकल्प 4 है ए असत्य है और किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प 3 होगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। देखिए, सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर अभी भी जीवन स्तर जो है बहुत ही निम्न स्तर का है, ये तो सही है, लेकिन ये पुराना पेपर है तो इतना भी निम्न स्तर का अब नहीं है। और कारण जो यहाँ पे उस समय बता रहा है कि भारत में उन सभी कारकों एवं साधनों का अभाव है जिन्हें मानव जीवन की सार्थकता, उद्देश्य एवं जीवंतता की संपूर्ति, तो ये गलत है क्योंकि भारत में जो है साधनों का अभाव नहीं है कोई भी, और केवल कमी है तो वो है प्रति व्यक्ति आय में असमानता, ये जो इनइक्वालिटी पाई जाती है प्रति व्यक्ति आय में, कहीं गरीबी अधिक है, गरीबी है और कहीं पर अमीरी है, तो ये जो इसकी जो खाई है, असमानता की खाई, यह भारत में बहुत अधिक है जिसके कारण उनका स्तर निम्न है, जीवन स्तर निम्न है। तो इसका ए जो है सत्य है, सही है, किंतु आर जो उसकी व्याख्या नहीं करता है, आर असत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अल नीनो क्या है? विकल्प 1 वायुमंडल की ऊपरी परत में चलने वाली वायुधारा। विकल्प 2 है भारतीय मानसून की तीव्रता में सहायक व्यापारिक पवन है। विकल्प 3 है पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा। और विकल्प 4 है पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रवाहित शीत जलधारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3, पेरू के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली उष्ण गर्म जलधारा एल नीनो। एल नीनो जो है ये पेरू के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। कारण है आर, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं तृतीय युग में निर्मित वलित पर्वत श्रृंखला है। विकल्प ए है ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प 2 है ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 3 है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और विकल्प 4 है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1, ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिमालय जो है वो शीत ऋतु में हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को से भारत की रक्षा करता है, ये सही है। और जो हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं तीसरी युग में निर्मित वलित पर्वत श्रृंखला है, यह भी कथन जो है, ये भी कारण जिसका सही है। यह सर्वोच्च श्रृंखला होने के कारण ही भारत के उत्तर में इसका विस्तार होने के कारण यह भारत को ठंडी पवनों या शीत पवनों से भारत की रक्षा करता है। इसलिए यहाँ पर ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किस सागर में गहराई पर अधिक तापमान
पाया जाता है। विकल्प 1 नॉर्वेजियन सागर, विकल्प 2 है अरब सागर, विकल्प 3 है जापान सागर और विकल्प 4 है लाल सागर। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 4 लाल सागर है। यहाँ पर पूछ रहा है गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा, इसका आंसर नॉर्वेजियन सी भी हो सकता है लेकिन है नहीं, आंसर इसका है विकल्प 4 लाल सागर है। देखिए 200 मीटर की गहराई तक महासागर पे 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य के प्रकाश के द्वारा वहाँ पर तापमान बढ़ता है 200 मीटर की गहराई तक। जैसे जैसे महासागरीय गहराई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है में गिरावट देखी जाती है या गिरने की दर बढ़ती जाती है धीरे धीरे। लेकिन भूमध्य रेखा पर यहाँ पर इक्वेटर पर क्या होता है कि इक्वेटर में जब हम महासागरीय गहराई पर जाते हैं, नीचे गहराई पर जाते हैं तो तापमान गिरने की जो दर होती है वह तापमान गिरने की दर भूमध्य रेखा पर कम होती है। सॉरी यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। देखिए इक्वेटर पर महासागरीय भाग में जब गहराई पर जाते हैं तो तापमान में जो गिरावट होती है वो कम होती है, जबकि ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं हम, ध्रुवों की तरफ जाने पर महासागरीय गहराई पर तापमान में तीव्र गति से गिरावट तीव्र गति से होती है और ध्रुवों पर महासागरीय गहराई पर तापमान में गिरावट धीमी गति से होती है, तीव्र गति से नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पर समझिए आप, जैसे इक्वेटर पर है, जहाँ पर हम इक्वेटर पर तो वहाँ पर महासागरीय जल पे जब गहराई पर जाते हैं, महासागरीय भाग में जब गहराई पर जाते हैं तो वहाँ पर तापमान के गिरने की जो दर होती है वो तीव्र गति से तापमान में गिरावट देखी जाती है। जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाओ तो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय भाग में जब गहराई पर बढ़ते हैं तो वहाँ पर तापमान में जो गिरावट होती है वो कम होती है, इक्वेटर पर अधिक होती है तापमान गिरने में और ध्रुवों पर कम होती है। इस आधार पर यदि हम कहें कि तापमान अधिक, यहाँ पूछा है गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है, तब तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर जो है ये ध्रुवों पर ही है स्थित है ये, और लाल सागर जो है ये इक्वेटर के पास है। लेकिन इसका कारण लाल सागर जो है यह सही आंसर है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहराई पर भी, जैसे जैसे हम अधिक गहराई पर जाते हैं तो भी तापमान में जो होती है उच्च तापमान पाया जाता है, घटता नहीं है, तापमान घटता नहीं है। कहीं कहीं पर क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है कि गहराई पर जाने पर तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, उच्च तापमान पाया जाता है। इनमें जैसे होता है जैसे सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर, सुलू सागर, लाल सागर है, रूम सागर। ये जो सागर है ये प्रमुख जो इनमें क्या होता है कि इनमें गहराई पर जाने पर भी तापमान घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है कि ये बंद सागर है ये। इनमें बंद सागर होने के कारण बाहरी जो सागरीय जल है, बाहरी सागरीय जल जो है वह उनका मिश्रण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान जो है अधिक है। तापमान गहराई पर भी इनमें तापमान अधिक पाया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है विकल्प 4 रखा गया है, लाल सागर, जहाँ पर तापमान गहराई पर जाने पर भी तापमान बढ़ता है, घटता नहीं है। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 200 मीटर महासागरीय भाग पर जब हम गहराई पर जाते हैं तो 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश
जाता है, प्रविष्ट कर पाता है उस सूर्य की किरणें, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई पर बढ़ते जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, गिरावट देखी जाती है। और इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास जो महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र में तापमान में गिरावट जो होती है वो गहराई पर जाने पर तापमान में गिरावट तीव्र गति से होती है, उनकी दर जो होती है वो अधिक होती है तापमान गिरने की। जबकि ध्रुवों पर जब हम जाते हैं, ध्रुवों पर, तो महासागरीय क्षेत्र में गहराई पर जाने पर जो तापमान होता है उनकी घटने की दर जो होती है वो इक्वेटर की अपेक्षा कम होती है, अधिक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर लाल सागर इसलिए है क्योंकि कुछ सागर जो है बंद सागर, जैसे सारगैसो है, सुनू सागर, लाल सागर है, रूम सागर है, इन सागरों में तापमान गहराई पर बढ़ने पर भी तापमान बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इसका कारण क्या है, ये बंद सागर है, इनमें बाहरी सागरीय जल जो है वो मिश्रण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक पाई जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? विकल्प 1 मरे, विकल्प 2 डेली, विकल्प 3 डार्विन और विकल्प 4 है गार्डनर। इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो है विकल्प 3 डार्विन। प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत जो था, भू अवतलन सिद्धांत, वो डार्विन महोदय ने दिया था। इसका सही आंसर है विकल्प 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? विकल्प 1 है विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, विकल्प 2 है न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, विकल्प 3 है हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत और विकल्प 4 लाप्लास का गतिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत को दोलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर पूछ सकता है डायरेक्टली कि दोलन सिद्धांत, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरिस महोदय ने स्थिर तरंग सिद्धांत या दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? विकल्प 1 सर्ज, विकल्प 2 स्वेल, विकल्प 3 है सेस, विकल्प 4 है सुनामी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सुनामी। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो लहरें होती है सागर में, सागरीय भाग में जो भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती है उन्हें ही सुनामी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और ये वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विकल्प 1 है मैग्नीशियम क्लोराइड, विकल्प 2 है मैग्नीशियम सल्फेट, विकल्प 3 कैल्शियम सल्फेट और विकल्प 4 है सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की महासागरीय लवणता में जो पाए जाने वाले लवण है जिसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता है, यह 77.6% पाया जाता है। इसका भाग जो है लवणों में अन्य लवणों की अपेक्षा अधिक होता है, सोडियम क्लोराइड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो। यदि कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।